हेलो यूपीएससी स्टूडेंट, कैसे हो आप? कैसी चल रही परीक्षा का तैयारियां? मैं दिलीप सुरो से राज सिंहासन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल की तरह आज भी एक नया परिषद अधिनियम हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ख्याल से देखिएगा, जरा दिल से सुनिएगा। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें कुछ सुधार हुए थे, कुछ बातें बताई गई थी। उसके बाद टोटल मिला के 17 साल के बाद और एक अधिनियम बनाया गया जिसे भारत का परिषद अधिनियम कहलाया जाता है। अब सबसे विशेष ये बात इसकी ये रही कि इसके पहले अधिनियम में कहा था वाइस रॉय का पद का सृजन किया गया था, तथा उसके साथ में भारत का ब्रिटेन में बैठकर कारभार संभालने चलाने हेतु एक राज्य सचिव पद का भी सृजन करवाया गया था। तो यद्यपि ऐसा मान लेते हैं कि 1892 से लेकर आने वाले समय के लिए अब 2 पदों के जरिए से राज्य कारभार चलाया जा रहा था, जैसा कि राज्य सचिव और वाइस रॉय। राज्य सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड की ओर से इंग्लैंड में बैठकर कारभार देखते थे, एवं वाइस रॉय प्रत्यक्ष तौर पर भारत कॉलेज में आकर कारभार देखते थे, वाइस रॉय के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1909 का भारत परिषद का अधिनियम, इस समय भारत में मोरलो नाम के सचिव थे और मिंटो नाम के वाइसराय थे। इसलिए इस भारत परिषद अधिनियम को मोरलो मिंटो नाम से भी माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1909 से हुई। अब देखिए इसमें इस भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या विशेषताएं हैं या किस प्रकार से शासन चलाने हेतु किए गए सुधार। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, लगभग इसमें 7 पॉइंट्स है। स्टूडेंट आप ख्याल रखिएगा, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको दिमाग में रखने के लिए केवल मात्र 7 पॉइंट ख्याल में रखिए। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, केंद्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद संसद सदस्यों में केंद्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों में मात्रा में संख्या बढ़ाई गई। सबसे पहले इस पॉइंट पे ख्याल दीजिएगा, केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत अभी तक जितने भी सदस्य संख्या थी, लगभग मान लीजिए 15 और 16 सदस्य संख्या थी। उसके बाद इस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 6 से लेकर 60 तक बनाई गई। 6 से लेकर 60 तक बनाई गई। लगभग से 16 और आज का आंकड़ा रहा 60 तक केंद्रीय विधान परिषद में। तथापि ये संख्या बढ़ाते समय सबसे पहले इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में परामर्श हो, नियमावली हो, नियामक कार्य बनाए जाए और चलाए जाए। ये पहला उद्देश्य था। दूसरी बात,
प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन विविध प्रांतों में अलग अलग सदस्य संख्या थी, जैसा कि बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, आगरा प्रांत, मुंबई प्रांत जिसे बंबई प्रांत कहा जाता था, एवं मद्रास प्रांत। इन सभी प्रांतों की विधान परिषदों की संख्या है एक जैसी नहीं थी, अपितु कम ज्यादा मायने में थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने ये देख लिया कि केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, इन दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था ये भी हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें केंद्रीय परिषद सदस्य की संख्या में केंद्रीय परिषद जिस समय किसी भी प्रकार का निर्णय लेने जाती थी या किसी भी कामकाज के हेतु बहुमत की जरूरत होती थी, 60 में से सरकारी बहुमत अत्यधिक होना था, उसकी जरूरत थी, ताकि केंद्रीय परिषद विधायक तौर पर किसी कार्य के लिए निर्णय ले सकते थे। उसके लिए इस विधान में हमें सरकारी सदस्यों का बहुमत केंद्रीय विधान परिषद में जरूरी समझा। एवं प्रांतीय परिषदों में विधायक कार्य के लिए किसी भी तरह से निर्णय लेना था, उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या के बजाय गैर सरकारी सदस्यों की संख्या का निर्णय लेने हेतु उचित मात्रा में संख्या ठहराई गई। ये फर्क था। केंद्रीय परिषद में विधायक कार्य करने हेतु लिए जाने वाले निर्णय में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होनी थी, +5 होनी थी। इसका उलट प्रांतीय परिषद को किसी प्रकार का विनियामक निर्णय लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों की संख्या की बहुमात्रा में जरूरत थी। ये 2 प्रकार का निर्णय था। क्रमांक 3 देखिए, केंद्रीय विधान परिषदों का कार्यों का दायरा बढ़ा। अब देखिए, जिस तरह से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ोतरी हुई, उसी प्रकार उन सभी की सदस्यों के हेतु कामकाज दिलाने हेतु केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा। जैसा कि हम देखते हैं, किसी विशेष बात पर, किसी विशेष अधिनियम पर यदि हमें चर्चा करनी है, यदि हमें उसे विनायक बनाना है या उसके जरिए से कार्य करना है, तो हर सदस्य को इस विधि प्रक्रिया में अपना अपना ओपिनियन करना जरूरी था। एवं चर्चा में सभी को भाग लेना जरूरी था, तथा अनेक इस कार्यों के साथ साथ कुछ विभागीय कार्यों को भी देखना उनकी जिम्मेदारी हो चुकी थी कि वो विभाग का कार्य का संचालन करना, किस तरह से चलाना, उससे किस तरह से सरकार की ओर से जन कल्याण हो, तथा बहस में चर्चा करना, इस सभी बातों की बात का कार्य दायरा बड़ा था। उसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का भी प्रांतीय निर्णय लेने हेतु एवं कामकाज चलाने हेतु उनका भी कार्य का भाग बढ़ा चुका था।
प्रांतीय विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को होने वाले प्रांतीय कार्य के लिए अपने ओर से विस्तृत चर्चा, अपना भाषण, अपना ओपिनियन व्यक्त करना था तथा अनेक कामकाज का दायरा बढ़ा चुका था। ये था तीसरा। अब चौथी बात देखते हैं, वायसराय के एवं प्रांतीय गवर्नर के परिषद में यहाँ पे भारतीय रियासत से ले जाने वाले कुछ सदस्य को उनके साथ प्रत्यक्ष तौर पर कार्यकारी पद पे कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। ये बात 1909 का भारत परिषद अधिनियम की विशेष बात होगी, इतना ख्याल रखिएगा। एक्चुअली इस तौर पर मान लीजिएगा कि प्रत्यक्ष तौर पर शासन में काम कराने हेतु भारतीय रियासत के कुछ लोगों को कार्य प्राप्त हुआ, जैसा कि वायसराय के केंद्रीय परिषद में वायसराय के परिषद में प्रत्यक्ष तौर पर भारत की ओर से सत्येंद्र सिन्हा जी को विधि विभाग का कार्य सौंपा गया था। यहीं से शुरुआत होती है विशेष विभाग के एक मिनिस्टर की, यहीं से शुरुआत होती है मिनिस्टर काउंसिल की। तो जैसा आपने देखा, वायसराय के केंद्रीय परिषद में भारतीय रियासत से ले जाने वाले, नॉमिनेट किए जाने वाले सदस्य को प्रत्यक्ष तौर पर शासन कार्य करने का, विभाग का कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। वो थे एक लोग प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिंह सिन्हा, जिन्हें प्राप्त हुआ था विधि विभाग का कार्य। इसी तरह से प्रांतीय गवर्नर के परिषद में भी कुछ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर शासन के एक विभाग का कार्य करने का मौका 1909 के भारत परिषद अधिनियम से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन वैधानिकता प्रदान की। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सांप्रदायिकता निर्वाचन क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हुई, जैसा कि किसी विशेष एरिया से जो उम्मीदवार खड़े रहते थे, उन्हीं के संप्रदाय के वोटर्स उन्हें मतदान करना चाहते थे एवं करने का उन्हें अधिकार था। मिसाल के तौर पर यह मान लीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्षेत्र क्षेत्र की ओर से जिस सांप्रदायिक का उम्मीदवार खड़ा हुआ हो, उसे सांप्रदायिक वोटरों को उन्हें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होता था। और यह हुआ 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधि का कामकाज शुरू हुआ। और इसका पूरी तरह से क्रेडिट जाता है वायसराय को। प्रांतीय सांप्रदायिक वोटर्स एवं उम्मीदवार ये संघ को बनाने वाले वायसराय मिंटो ये प्रथम थे। इसके बाद में बात आती है प्रेसिडेंसी हो, कारपोरेशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जमींदार वर्ग हो, या किसी विशेष संस्था हो,
उनमें से प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिनिधि लिया जाए केंद्रीय परिषद में। इस विषय का कामकाज इसी विधान से शुरू हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, कारपोरेट सेक्टर हो, जमींदारी सेक्टर हो, विद्यापीठ हो, किसी भी निकाय से नॉमिनेटेड कराने हेतु सदस्य को केंद्रीय परिषद ने इसकी शुरुआत 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही शुरुआत हो चुकी है। इतनी बात ख्याल में रखिएगा डियर स्टूडेंट, और मैं आशा करता हूं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम एवं उनमें से निकाले गए 7 पॉइंट आपके सही मायने में ख्याल में आए होंगे। इससे बहुत सारी बातें विधान परिषद केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद की दुरुस्तियां करानी थी। इतना कह के मैं इस चैप्टर को स्टॉप करता हूं। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे।